आज हम सभी संस्कृत भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा और प्रारंभिक व्याकरण पढ़ेंगे। विश्व की प्राचीनतम और समृद्ध भाषा संस्कृत है। भारतीय उपमहाद्वीप की यह एक भाषा है। संस्कृत इसे देववाणी अथवा शुद्ध भारती भी कहते हैं, जिसका अर्थ है देवों की वाणी। सभी प्राचीन धर्म लगभग संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होते हैं। संस्कृत भाषा को समझने के लिए हमें इसके व्याकरण को समझना पड़ेगा। संस्कृत व्याकरण विशेषता बहुत बड़ा विषय है। इसको सीखने में हमें बहुत समय लग सकता है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे सीख सकते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत में पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि यह इसकी प्रारंभिक चीज है। हमें संस्कृत को समझने से पहले उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आपको पता है, संस्कृत भाषा के उच्चारण और हिंदी भाषा के उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। यह बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। पहले संस्कृत पढ़नी और लिखनी ठीक ठाक आनी चाहिए। इसके बाद जो है व्याकरण के अन्य चीजों को हम सीख सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक शब्द लिखते हैं, राम। जैसे हम यहाँ एक शब्द लिखते हैं, राम। इसको संस्कृत में क्या पढ़ा जाएगा? आप सभी इसको संस्कृत में रामः पढ़ेंगे, लेकिन यह रामः नहीं, राम ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके किनारे बिंदी यानी विसर्ग नहीं लगा हुआ है। राम। राम शब्द वर्णों या अक्षरों से मिलकर बना है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। संस्कृत में इस वर्ण या अक्षर को वर्तनी भी कहते हैं। राम। राम में र प्लस आ प्लस म प्लस अ, यह मिलकर राम बनाते हैं। र में यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे एक लाइन खींची हुई है, जिसको हम हलंत कहते हैं। जब तक अक्षरों में या वर्णों में यह लगा रहता है, तो उसको हम आधा या स्वरहीन अक्षर या वर्ण कहते हैं। जब इसमें स्वर लग जाते हैं, तो यह स्वर युक्त अक्षर हो जाते हैं। हलंत। हल। क ख ग जो भी वर्ण हैं, वो अपने शुद्ध रूप में हलंत हल में होते हैं। इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा होता है। जैसे क ख ग ख अंग। हलंत वर्ण को लिखने के समय हम नीचे लाइन खींच देते हैं। इसको हम आधा अक्षर भी पढ़ते हैं। क ख ग जो ये वर्ण होते हैं, यह जब हलंत रूप में होते हैं तो यह शुद्ध वर्ण होते हैं। इसको हम शुद्ध वर्ण कहते हैं। हम सभी आज वर्णों को अलग करना और शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ज्योति। इसको अगर हम इसके वर्णों को जब हम अलग करते हैं, तो आता है ज प्लस य प्लस ओ प्लस त प्लस ई, जिससे यह बनता है ज्योति। ज। आपने देखा कि ज के बाद कोई भी स्वर नहीं लगा है। हमने अभी आपको बताया, जहाँ हलंत लगा रहता है उसको हम आधा वर्ण पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यह आधा लिखा हुआ है, यानी यह हलंत वाला वर्ण है। इसमें स्वर नहीं जुड़ा है।
इसलिए इसके बाद स्वर नहीं लिखेंगे। फिर आप देखिए य के बाद ओ की मात्रा आई हुई है, तो अगर इसकी मात्रा को हम अलग करते हैं तो यह हलंत लग जाता है। फिर उसके बाद हम उस मात्रा को लिख देते हैं य प्लस ओ। फिर त की मात्रा को हम अलग करते हैं तो वह हो जाता है हलंत त प्लस ई। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द देखते हैं प्रज्ञा। इसको शुद्ध रूप में हम बोलते हैं तो बोलते हैं प्रज्ञा। अगर संस्कृत में इसको हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रज्ञा। तो इसको हम लिखेंगे प प्लस र प्लस अ प्लस ज्ञ प्लस आ। यह अशुद्ध माना जाएगा क्योंकि यहाँ जो ये ज्ञ लिखा गया है यह संयुक्त वर्ण है। देखिए ज्ञ, यह ज और य से मिलकर बना है। ज य प्लस अ ज्ञ। जब इसमें मात्रा लग जाएगी आ की तो ये हो जाएगा ज्ञा। तो इसको शुद्ध रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे प प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस ञ प्लस आ। इसको हम पढ़ेंगे प्रज्ञा। हम एक और उदाहरण देखते हैं समृद्धि। देखिए श प्लस अ प्लस म प्लस र प्लस ई प्लस द प्लस ध प्लस ई। यह अशुद्ध वर्ण है क्योंकि संस्कृत में र और ई मिलकर ए बनाते हैं। संस्कृत में र और ई ए मिलकर बनाते हैं। तब हम इसको पढ़ेंगे समेथी, शामेथी। इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे श प्लस अ प्लस म प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस ई। यह इसका शुद्ध वर्ण विन्यास है। अब देखिए री, व्यंजन के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ री को अगर हम जोड़ते हैं तो वो अक्षर के नीचे इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे म प्लस री मृ, क प्लस री क्री, ग प्लस री ग्री। इसी प्रकार आप सभी निम्न शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखिए। आकृति, आरजू, कमल, बंदर और कर।